Today we are going to discussion about major approaches of decision making theory. डिसीजन मेकिंग थ्योरी पार्ट थर्ड के संदर्भ में हम आप परिचर्चा करेंगे। फॉर्मल लेक्चर्स के अंतर्गत हमने टू मेजर अप्रोचेज के बारे में डिस्कशन किया, जिनमें फर्स्ट मेजर अप्रोचेज था रेशनल मॉडल अप्रोचेज, सेकंड अप्रोचेज था बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर मेजर अप्रोचेज ऑफ डिसीजन मेकिंग थ्योरी। नंबर वन इज इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल, वृद्धिशील प्रतिमान के नाम से इसको जाना जाता है। सेकंड इज गार्बेज मॉडल, थर्ड इज पार्टिसिपेटरी मॉडल एंड फोर्थ इज पब्लिक चॉइस मॉडल। इन चार प्रतिमानों के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल जो है या इंक्रीमेंटलिज्म और वृद्धिशील प्रतिमान है, वह प्रतिमान बेसिकली डिसीजन मेकिंग की इस थ्योरी पर आधारित है कि रैशनलिटी भी होनी चाहिए और वैल्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन वैल्यू डिपेंड्स अपॉन रैशनलिटी, अथवा हम ये कह सकते हैं कि रैशनल वैल्यूज की बात यहाँ कही गई, तार्किक मूल्यों की बात यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे टू अप्रोचेज और रिमेनिंग रहेंगे, जिनमें मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल एंड ऑप्टिमम मॉडल के बारे में परिचर्चा की जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल। जैसा कि इस प्रतिमान का नामकरण है, नोमेनक्लेचर है, इसका नाम है इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल, वृद्धिशील प्रतिमान। अर्थात हमें बढ़ते हुए या आगे की ओर बढ़ते हुए निर्णय की प्रक्रिया को ही सदैव अपनाना है, जो हमें और आगे की ओर ले जाती है। इट इज थर्ड मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। यह निर्णय निर्माण के सिद्धांत का तीसरा प्रतिमान या उपागम है। थ्योरी which known as bargaining approach, branch model, partition mutual adjustments and comparison etc. इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल को सौदेबाजी उपागम, ब्रांच मॉडल शाखा प्रतिमान, पार्टीशन म्यूचुअल एडजस्टमेंट पारस्परिक समझदारी समझौता प्रतिमान अथवा तुलनात्मक प्रतिमान के नाम से भी जाना जाता है। It published in the Science of Modeling through 1959 by C.E. Lindblom। यह है चार्ल्स ई लिंडब्लॉम के द्वारा प्रतिपादित किया गया उपागम है। इस वृद्धिशील प्रतिमान का प्रकाशन चार्ल्स ई लिंडब्लॉम के द्वारा लिखित एक आलेख में, जो कि एक सेमिनल आर्टिकल था, उस लिखित आलेख में इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ, दी साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू 1959। इसके अंतर्गत दो चीजें मूल रूप से शामिल की गई हैं। इट इज असेंशली वैल्यू लेडन एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रॉन। यह अनिवार्य रूप से मूल्यों से भारित, इसका मतलब मूल्यों के साथ है, मूल्य उस पर हावी हैं, मूल्य बहुत सोशल वैल्यूज होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रॉन, और संघर्ष की ओर ये प्रवृत्त है। इसका मतलब है इसकी ये अनिवार्यता है, ये इन दो तत्वों के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है कि मूल्यों की प्रधानता होती है, और मूल्यों की प्रधानता होने के कारण यह संघर्ष की ओर बढ़ने वाला प्रतिमान है। नेक्स्ट, टू सेपरेट वेराइटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, नेमली, यहां निर्णय निर्माण की दो पृथक पृथक वेराइटीज हैं, जिनको नेमली रेशनल कॉम्प्रिहेंसिव और रूट मेथड, तार्किक संपूर्णता से अथवा जड़ पद्धति से या मूल पद्धति के नाम से जाना जाता है। एंड सेकेंड इज एंड सक्सेसिव कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रांच मेथड, सफल पूर्णता या सफलतापूर्ण परिपूर्णता अथवा शाखा तकनीक के नाम से दूसरे तत्व को जाना जाता है। लिंडब्लॉम के द्वारा सेकेंड फैक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जहां वैल्यूज की अपेक्षा हमें रैशनल वैल्यूज की बात करनी है। वैल्यू और फैक्ट्स के बीच जो कॉन्ट्रास्ट है, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच हमें लॉजिकल एडजस्टमेंट करना होगा, लॉजिकल कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होगा, तार्किक समन्वय के माध्यम से, जिसकी परिचर्चा
हर्बर्ट साइमन के द्वारा भी अपने उपागम दी बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल के अंतर्गत की गई है। देन फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म, वृद्धिशील प्रतिमान, निर्णय के वृद्धिशील प्रतिमान की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? अकॉर्डिंग टू लिंडब्लॉम, इट इज इंक्रीमेंटल इन नेचर। लिंडब्लॉम के अनुसार यह सिद्धांत या उपागम निर्णय निर्माण का यह प्रतिमान अपनी नेचर प्रकृति से ही वृद्धिशील प्रतिमान होता है। सेकेंड फीचर्स इज दैट इट इज ऑलवेज इनकम्प्रहेंसिव, यह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती है अथवा यह सदैव अपूर्णता की स्थिति में बना हुआ रहता है। हम इसे कम्प्रहेंसिव स्वरूप में स्थापित कर देते हैं, परंतु डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ए डायनेमिक प्रोसेस। निर्णय निर्माण प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया होती है जिसमें देश, काल और परिस्थितियों सिचुएशंस के अनुसार चेंज आ जाता है। इसलिए इसे हम कंपैरेटिवली हम ये कह सकते हैं कि ये कम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर में कभी भी डिजाइन नहीं होती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। द ब्रांच टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सक्सेसिव कंपैरिजन। शाखा तकनीक, जैसा कि यहाँ नोमेनक्लेचर दिया गया है कि शाखा तकनीक दूसरे फैक्टर्स पर यहाँ लिंडब्लॉम के द्वारा ज्यादा फोर्स किया गया है, इसलिए यहाँ शाखा तकनीक जो निर्णय निर्माण के अंतर्गत किसको शामिल करती है? सक्सेसिव कंपैरिजंस को। केवल सफलता पूर्वक की गई तुलना को ही इस सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो कंपैरिजन हमने किया है, टू फैक्टर्स के बीच जो कंपैरिजन किया है, अगर हमारा कंपैरिजन सक्सेसिव स्ट्रक्चर या सक्सेसिव रिजल्ट को लेकर आता है, ब्रिंग आउट करता है, तो उसे हम लागू करेंगे अथवा उसको शामिल नहीं करेंगे। डिसीजन मेकिंग suffices rather than maximizes from among the available options। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना है कि अधिकतम की अपेक्षा जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हो, जो हमारे पास उपलब्ध विकल्प होते हैं, उन उपलब्ध और विद्यमान विकल्पों में से हमें अधिकतम पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मैक्सिमाइजेज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसकी अपेक्षा हमें संतुष्टि देने वाले ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, बहुत से प्रतिमान होते हैं, टेंटेटिव अल्टरनेटिव्स होते हैं, टेंटेटिव ऑप्शंस होते हैं, उन संभावित विकल्पों में से ऐसा विकल्प हमें चूजिंग करना होगा जो सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं जो सर्वश्रेष्ठ नहीं, जो सफिशिएंट संतुष्टि प्रदान करने वाला हो, संतुष्टिदायक हो, उस विकल्प को हमें चयन करना है। पॉलिटिकल आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज, यहां लिंडब्लॉम का यह कहना है कि वास्तव में यह समझौते की या एडजस्टमेंट की, म्यूचुअल एडजस्टमेंट की, पारस्परिक बातचीत की या पारस्परिक समझौता करने की एक राजनीतिक कला होती है। निर्णय प्रक्रिया में इसको पॉलिटिकल आर्ट कहा गया है, जहां पॉलिटिकल आर्ट इसलिए कहा गया कि बेसिकली पॉलिटिक्स इज ए आर्ट। अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, पॉलिटिक्स इज ए आर्ट। मैकियावेली के अनुसार राजनीति एक कला होती है। इसका मतलब कला जहां जोड़ तोड़, जहां कोऑर्डिनेशन, जहां सामंजस्य दलों के द्वारा ऐसा किया जाता। बहुत से राजनीतिक दल, एंटी आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टीज भी अनेक बार आपने देखा होगा कि दुनिया भर के राजनीतिक विश्व में, राजनीतिक दुनिया में अनेक राज्यों में एक दूसरे के विरोधी अथवा ध्रुव विरोधी आइडियोलॉजी भी एक वन पोलर सिस्टम में क्रिएट हो जाती है, अथवा वो एक ऐसी सरकार बना लेते हैं जिसे बेसिकली कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। बहुत से दलों के द्वारा मिली जुली सरकार, इसका मतलब खींचड़ी जिसको कहा जाता है, जिसमें चावल, मूंग और तमाम तरह के ऐसे दाने डाल दिए जाते हैं। ऐसे ही राजनीतिक दलों, तो ये आर्ट जो डिसीजन मेकिंग की आर्ट, लिंडब्लॉम ये कह रहा है कि ये पॉलिटिकल आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज है, वास्तव में समझौते की राजनीतिक कला होती है। देन इट इज इमर्ज नेक्स्ट मॉडल है जो यहां पर ऊपर आपको टाइटल दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए नेक्स्ट जो अपना मॉडल है वह है गार्बेज कैन मॉडल है। गार्बेज कैन मॉडल बेसिकली इट इज इमर्ज टू द कॉन्ट्रास्ट रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड इट इज प्रोपाउंडेड बाय जॉन डब्ल्यू किंगडन।
इस सिद्धांत का उदय बेसिकली पूर्ण तार्किकता का जो निर्णय निर्माण प्रतिमान था उसके प्रतिरोध में हुआ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जॉन डब्ल्यू किंगडन के द्वारा 1984 में किया गया। बेसिकली एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, ये राजनीतिक आयाम है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन 3 सेपरेट स्ट्रीम्स। यहां जॉन डब्ल्यू किंगडन का यह कहना है कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग या निर्णयन प्रक्रिया जो है बेसिकली 3 स्ट्रीम्स पर डिपेंड करती है और तीनों स्ट्रीम एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। देखिए यहां पर नंबर फर्स्ट इज दैट द प्रॉब्लम स्ट्रीम्स, राजनीतिक समस्या का स्ट्रीम यहां कहा गया है कि राजनीतिक स्ट्रीम्स क्या है। राजनीतिक स्ट्रीम्स बेसिकली इट इज रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई। पहला जो स्ट्रीम है वो यह अभिव्यक्त करता है कि हमें यह समझना होगा कि समस्या कैसी है और समस्या क्यों है। समस्या के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, डेटा, इन सब के बारे में समस्या की जड़ को हमें समझना होगा। समस्या कैसी है और ये समस्या इमर्ज क्यों हुई है, समस्या क्यों है। देन नेक्स्ट सेकंड स्ट्रीम पॉलिटिकल स्ट्रीम्स, ये उससे एक सेपरेट स्ट्रीम्स है। पॉलिटिकल स्ट्रीम्स इट रिप्रेजेंट द पल्स ऑफ नेशन, यह है राष्ट्र की धड़कन को, नसों को अभिव्यक्त करती है, उनको प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब है कि उस समस्या के बारे में पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, ब्यूरोक्रेट्स का ओपिनियन क्या है, इंटेलिजेंस का ओपिनियन क्या है और बौद्धिक प्रवर्ग का जनमत क्या है और आम जनता की क्या धारणा है। इन सब को अभिव्यक्त करती है पॉलिटिकल स्ट्रीम्स। जहां शरीर में रक्त बहता है ऐसी धमनियों के रूप में ये राष्ट्र की धमनी होती है, जो निर्णय प्रक्रिया के बारे में लोगों की पॉलिटिकल कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, राजनीतिक संस्कृति को अभिव्यक्त करती है, लोग उसके बारे में क्या दैनिक चिंतन करते हैं। देन थर्ड स्ट्रीम इज पॉलिसी स्ट्रीम्स, ये एक सेपरेट स्ट्रीम्स है। इट इज फॉर्मुलेट पॉलिसी प्रपोजल बाय पॉलिटिकल स्टाफर्स, रिसर्चर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स एटसेट्रा। अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, प्रशासकों के द्वारा जिस नीति का प्रस्ताव तैयार किया जाता है, टेक्नोक्रेट्स के द्वारा जो हेल्प की जाती है, उस नीति स्ट्रीम के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। यदि देश काल और परिस्थितियों में परिवर्तन आ जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, रिसर्च के द्वारा और टेक्नोक्रेट्स के द्वारा जिस पॉलिसी प्रपोजल को फॉर्मुलेट किया गया है उसमें चेंज लाया जाता है। इस तरह से वो 3 स्टेप्स में डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप। यह है कहना है जॉन डब्ल्यू किंगडन का। जॉन डब्ल्यू किंगडन के इस प्रतिमान को हम गार्बेज कैन मॉडल के नाम से जानते हैं। गार्बेज कैन मॉडल, जैसा कि अब टाइटल के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, गार्बेज कैन मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगला जो प्रतिमान है वो निर्णय निर्माण के सिद्धांत का सहभागिता प्रतिमान है। पार्टिसिपेटरी, जैसा पार्टिसिपेशन की बात कही गई है, सहभागिता, बेसिकली ये भी एक पॉलिटिकल डायमेंशन है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को अभिव्यक्त करने वाला एक प्रतिमान है। इट इज पॉलिटिकल मॉडल, यह एक राजनीतिक प्रतिमान है, विच नोज एज हार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यह एक राजनीतिक प्रतिमान है जिसे राजनीतिक लोकतंत्र का हृदय कहा जाता है। Next, decision making is a collective action. According to participatory model of decision making is a collective action. देखिए यहां पर राजनीति की बात कही गई तो राजनीतिक गठजोड़ और समूह है पर निर्भर करती है। अकेले व्यक्ति को राजनीति, लोकतंत्र उसको नहीं कहा जाता। लोकतंत्र की बात कही, डेमोक्रेसी की लोगों का शासन, लोगों का तंत्र, इसलिए लोगों को शामिल करना एक कलेक्टिव एक्शन है। सब लोग मिलकर हम वोटकास्ट करते हैं, वोटकास्ट के बाद एक सरकार बनती है, वे कलेक्टिव एक्शन करती है। जिस पार्टी बहुमत में, जिसकी आप कह रहे हो, जो पार्टी बहुमत में रहती है वो गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन के बाद वो डिसीजन करती है, वो बेसिकली कलेक्टिव एक्शन वाला डिसीजन होता है।
इसलिए यहाँ डिसीजन मेकिंग को एक कलेक्टिव एक्शन कहा गया है। सिंगल डिसीजन मेकिंग इज ए नॉट सिंगल एक्शन। निर्णय निर्माण एकल क्रिया नहीं है, अपितु एक सामूहिक प्रक्रिया होती है जिसमें डिसीजन की प्रक्रिया में बहुत से लोग भाग लेते हैं। देन नेक्स्ट, मैनी स्टॉक होल्डर्स आर इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसा यहाँ कहा गया है इस पार्टिसिपेटरी सिद्धांत के अंतर्गत कि निर्णय की प्रक्रिया में बहुत से भागीदार होते हैं। वो भागीदार स्टेक होल्डर्स के रूप में हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं, वो सिविल सोसाइटी हो सकती है, वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सन्स होते हैं, वो मास आम जनता हो सकती है, इफेक्टेड सोसाइटी हो सकती है। उन सबको निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की बात कहता है सहभागिता प्रतिमान। सबको सहभागी भागीदार बनाता है। नेक्स्ट, इट इज सिंबल ऑफ टीम डिसीजन। जब सब लोग सहभागीदार हैं तो अकेले व्यक्ति का डिसीजन नहीं, अब इसके बाद जो डिसीजन होगा या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिजल्ट होगा एज ए टीम डिसीजन, नॉट ए सिंगल पर्सन डिसीजन, नॉट ए मैनेजमेंट डिसीजन, नॉट ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन। डिसीजन इज द रिजल्ट ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का निर्णय है, सब लोगों के द्वारा मिलकर सर्वसम्मति से कंसेंट बनाकर ये डिसीजन लिया गया है। There is a positive relationship between decision effectiveness and organizational performance. यह एक सकारात्मक संबंध अभिव्यक्त करता है किस किस के बीच, निर्णय की प्रभावशीलता के बीच और संगठन की निष्पादिकता के बीच। संगठन की जो निष्पादन क्षमता है वो क्या है, इट मीन्स रिजल्ट, इट मीन्स फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो आपने टीम वर्क के रूप में डिसीजन लिया है वो डिसीजन कितना प्रभावी होगा यह उसकी सक्सेस को पहले से ही डिटरमाइन कर देता है, पूर्व निर्धारित कर देता है। ये प्री कंडीशन है, एक तरह से पूर्व शर्त है कि यदि आप कलेक्टिवली डिसीजन करते हो, उन पक्षों को आप शामिल करते हो जो डिसीजन प्रक्रिया में से भागी प्रभावित होते हैं, उनको शामिल करने पर यह संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि आपका निर्णय एज ए टीम सफलता प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए कहा गया है कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक सकारात्मक संबंधों को अभिव्यक्त करता है उनके बीच जो निर्णय की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं और उसके बीच जो निर्णय लेता है उस संगठन की निष्पादन क्षमता को भी अभिव्यक्त करता है। उनके बीच ये रिलेशनशिप है कि संगठन कितना कार्य कर पाता है, ये इस बात पर निर्भर होगा कि संगठन का डिसीजन कितने स्तर, किस स्तर तक, किस लेवल तक सक्सेस हो पाता है, सफलता प्राप्त कर पाता है। Then more effective and more efficient result of decision making। यह वास्तव में पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग का सही अर्थ ही यह है कि यह अधिक प्रभावी और निर्णय प्रक्रिया के अधिक कुशलता, निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावशीलता प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं निर्णय प्रक्रिया की दक्षता को अभिव्यक्त करता है। यह इसका परिणाम होता है। इस तरह से सहभागिता प्रतिमान निर्णय प्रक्रिया को एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। देन नेक्स्ट, पब्लिक चॉइस मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्माण सिद्धांत का लोक चयन प्रतिमान। लोक चयन, पब्लिक चॉइस की बात कही गई है कि लोगों की क्या इच्छा है। यह इकोनॉमिक थ्योरी हम कह सकते हैं अथवा ये इकोनॉमिक बिहेवियर करने वाला की स्टडी करने वाला एक प्रतिमान है। इट इज ए स्कूल ऑफ थॉट डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह सिद्धांत मूल रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र से प्रभावित है, जहां इंडिविजुअल यूनिट्स के इकोनॉमिक बिहेवियर का स्टडी किया जाता है। थ्योरी, यह सिद्धांत तर्क देता है, थ्योरी आर्ग्यू दैट सेल्फ इंटरेस्ट डिटरमाइंस हाउ डिसीजन आर मेड। इस सिद्धांत का मूल केंद्र बिंदु यही है कि निर्णय कैसा होगा या निर्णय का स्वरूप क्या है, ये इस बात से निर्धारित होता है कि उस निर्णय में व्यक्ति का खुद का हित निहित है या नहीं है। इट मीन्स यहां हॉब्स की उस थ्योरी को भी स्वीकार किया गया है जहां ये कहा गया कि एनी पर्सन इज ए सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, आत्म हित से प्रेरित व्यक्ति होता है। एनी पर्सन इज ए जेंट, एक दैत्य होता है, वह स्वार्थों की पूर्ति करता है। स्वार्थ के बिना, इंटरेस्ट के बिना
माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करते अकॉर्डिंग टू हॉब्स। इसलिए उसने कहा है कि आत्म केंद्रित, स्वहित और अपने ही भले की बात वो सोचता है, इसलिए वो खुद के बारे में सोचता है, तेरे मेरे के बारे में सोचता है। इसलिए यहां भी ये कहा गया है कि निर्णय इस बात से प्रभावित होता है कि निर्णयकर्ता का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है या नहीं है। देन every decision is affected from self interest or rational utility maximizer। प्रत्येक निर्णय आत्महित से प्रभावित होता है, जिसको हम तार्किक उपयोगिता का अधिकतमकरण कह सकते हैं। इसका मतलब है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। मार्जिनल यूटिलिटी जो प्रत्येक नेक्स्ट यूटिलिटी का यूज करने पर इंक्रीज होने वाली यूटिलिटी को अभिव्यक्त करती है, अतिरिक्त उपयोगिता होती है। इसलिए यहां वह यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है एज ए इकोनॉमिक क्रिएचर। इट मीन्स इट इज सपोर्ट टू प्योर रैशनलिटी मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कह रहा है कि किस तरह से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या रीजन होता है। Bureaucrats are the utility maximizer who have deliberately increased the size of the government for their self-interest। प्रशासकों के द्वारा उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए निर्णय लिया जाता है। प्रशासक उपयोगिता को अधिकतम करने वाले वे व्यक्ति होते हैं जो जानबूझकर संगठन के आकार को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसी में उनका हित नहीं निहित होता है। इसलिए वो ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात कहते हैं, नौकरशाहीकरण की बात कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी के साइज को और ब्यूरोक्रेसी के पावर को, ब्यूरोक्रेसी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। ये उनकी चॉइस है। पब्लिक चॉइस मीन्स वह व्यक्ति जो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसकी चॉइस क्या है। यहां डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स लेते हैं। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी को इसलिए इंक्रीज करना चाहते हैं क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेट्स का हित निहित होता है। पॉलिसी को फेलियर करने में और सक्सेस करने में ब्यूरोक्रेसी का इंटरेस्ट होता है। जैसा मैंने पहले ही बताया, 1952 में भारत का पहली बार रूरल डेवलपमेंट का एक बिगेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह प्रोग्राम असफल हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। देन नेक्स्ट, it advocates privatization and reduction of the inefficient governmental sectors। यह सिद्धांत निर्णय निर्माण का यह प्रतिमान इस बात का समर्थन करता है कि उस सरकारी क्षेत्र को कम से कम किया जाए या घटाया जाए जो अकुशल है, जिसमें अकुशलता के अवगुण दिखाई देते हैं, जो घाटे का सौदा है, जो गुमराह करने का सौदा है, जो आर्थिक व्यवहार को अभिव्यक्त नहीं करता है, वहां आत्महितों को अभिव्यक्त नहीं किया जा रहा, उसके बारे में पता नहीं लग रहा, अथवा वो सरकार में रहते हुए अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्लान्स को गलत तरीके से डिजाइन करते हैं और इसलिए बड़ी मात्रा में पैसे का अपव्यय होता है, वेस्ट हो जाता है अमाउंट, ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान होता है। इसलिए यह सिद्धांत इसका समर्थक है कि इफिशिएंसी पर बल देने वाले, कुशलता पर बल देने वाले, सेल्फ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने वाले प्रतिमान के रूप में निजीकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि निजी व्यक्ति, पब्लिक अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन ले सके। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।